हाय फ्रेंड, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम आपको कक्षा 12 हिंदी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे। वो हम आपको बताएंगे गद्यांश में। हमने आपको जो संस्कृत में थे, जो हमारे 7 नंबर की व्याख्याएं आती थी, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। आपके 7 नंबर कंप्लीट हो गए हैं अगर आपने उन्हें सीरीज बाय सीरीज देखा है और अच्छे से तैयार किया है। आप उन्हें देखो, लगातार जितना मैं कंटेंट दे रही हूँ अभी, उन्हें आप लगातार तैयार करते चलना, क्योंकि आगे जाकर आपको रिवीजन का भी टाइम नहीं मिलेगा। आपके पेपर अब आने ही वाले हैं। तो मैंने ज्यादातर सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। सिर्फ गद्यांश में आपको 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं और पद्यांश में ज्यादा करोगे तो आप 4 चैप्टर पढ़ लेना, और वो मैं आपको एक एक चैप्टर करके लिखकर बता दूंगी। तो आज हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर में हमने आपको क्या बताया है। यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। तो चलते हैं अब इसके पैराग्राफ पर। इसका पैराग्राफ क्या है, फिर इसके बाद हम इसके अर्थ पर चलेंगे। इसका अर्थ क्या है, इसमें देखो, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। जो हमारी भूमि है, पृथ्वी है, उसका निर्माण किसने किया है? देवों ने किया है। और वह अनंत काल से है, मतलब वह बहुत लंबे समय से है। जो निर्माण किया है वो क्या है? बहुत लंबे समय से है। फिर है उसके भौतिक स्वरूप, जो उसके भौतिक स्वरूप है और सौंदर्य है, उसका गुण है, वो समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। अब यहाँ पर देखो, जो हमारी पृथ्वी है उसका भौतिक रूप, सौंदर्य और उसकी समृद्धि है, उसके प्रति हमें जानना और उसके बारे में देखना, उसकी देखरेख करना हमारा क्या है? आवश्यक कर्तव्य है। फिर है भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, जो भूमि हमारी पृथ्वी है उसके पार्थिव के स्वरूप हम जितने ही जागरूक होंगे, मतलब जितने उसके बारे में जानेंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। उतनी ही हमारी क्या होगी? जो हम राष्ट्रीयता है, हमारा राष्ट्र है, वो क्या होगी? बलवती, मतलब मजबूत होगी। अब यहाँ पर है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ये जो हमारी पृथ्वी है, ये क्या है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो आप यहाँ पर लिख लेना, हमारी पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय लोग हैं, उनकी विचार हैं, उनकी क्या है? जननी है। यहाँ पर लिखा है ना, समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। आगे लिखा है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, होती है, वह क्या होती है? निर्मूल, वो राष्ट्रीयता कहलाने लायक नहीं होती है। फिर राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा, मतलब उतना ही जो राष्ट्र के भाव हैं उनका जो अंकुर होगा वो बढ़ेगा, मतलब विकसित होगा। फिर है, इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, जो पृथ्वी है उसके भौतिक स्वरूप की अधोपांत, मतलब अंत से लेकर शुरू तक, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, शुरू से लेकर अंत तक जानकारी प्राप्त करना और उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा क्या है? आवश्यक धर्म है। अब आपको यहाँ तक पैराग्राफ तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो, अगर आपको यहाँ से, ये देखो यहाँ से अंडरलाइन हो रही है, यहाँ से लेकर एंड तक, तो आपको यहाँ से लेकर यहीं तक का ही अर्थ लिखना है, आपको सारा नहीं लिखना है। अगर आपके पेपर में यहाँ से नहीं आए, यहाँ से आए, तो मैंने अभी समझाया है, आप वो लिख देना। और अगर यहाँ से आए तो मैं इसका भी आपको अर्थ बता रही हूँ, इसके अर्थ में क्या है आपको मैंने पहले समझा दिया है। अब मैं इसको अर्थ लिखकर समझाऊंगी, इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके अर्थ में लिखा है, अब यहाँ पर इसके अर्थ पर देखो, हमारे चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। अभी मैंने आपको पैराग्राफ बताया था, उसका आपको शुरू का लिखना है और एंड का लिखना है, जहां से अंडरलाइन हुआ हो वहीं से। तो मैंने ये लिख दिया है, और चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है। तो पहले इसके संदर्भ पर चलते हैं। इसका संदर्भ क्या है? तो यहाँ पर इसके संदर्भ में लिखा है, आपको अपनी तरफ से ही लिखना है, आपको सिर्फ
पाठ का नाम और लेखक का नाम पता होना चाहिए, बाकी आप संदर्भ आराम से लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको लिखना है पहले प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, तथा इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, आपको या तो फिर खाली आप चैप्टर का नाम भी लिख सकते हो या फिर लेखक का नाम भी लिख सकते हो, और दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको संस्कृत में बताया था कि अवतरित है या फिर उद्धृत है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो अब इसकी व्याख्या पर चलते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, यहाँ पर इसकी व्याख्या लिखी है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट है और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध जितना अधिक गहरा होगा, जो मैंने अभी आपको समझाया है, जितना अधिक गहरा होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। फिर है, जिस राष्ट्रीयता का संबंध पृथ्वी के साथ नहीं होगा, जो राष्ट्रीयता है उसका संबंध पृथ्वी के साथ नहीं होगा, वह राष्ट्रीयता निराधार होती है, मतलब निर्मूल, जो हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, निराधार होती है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य है, इस दृष्टि से क्या है, हर व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह से परिचित रहे, मतलब उसके बारे में जाने, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व को भी अधिकाधिक जानकारी रखे। ये आपके समझ में आ गई होगी। आपको देखो, जो गद्यांश है उसमें आपको जो पैराग्राफ दिया होता है, आपको उसी में से ही हिंदी बनाकर लिखनी होती है। मतलब जैसे कि उसमें लिखा है आवश्यक धर्म है, या फिर आप उसकी सुंदरता, तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो कि उसका ये कर्तव्य है, उसका सुंदर है, मतलब उसका भौतिक स्वरूप सुंदर है। आप इस तरह से लिख सकते हो हिंदी में अपनी भाषा में, मतलब जो पैराग्राफ होता है उसमें से हमें अपनी भाषा में कन्वर्ट करके लिखना होता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर इसके क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखो, हमने यहाँ तक तो लिख लिया उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, जो हमने लिख लिया था संदर्भ में। अब दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, ये भी हमने कर ली है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, जो हमने अभी आपको बताया है। यहाँ पर इसके आंसर में लिखना है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि हम अपनी इस भूमि के रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें, मतलब उसके बारे में जानकारी प्राप्त रखें। फिर है, और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप में एवं सौंदर्य आदि को विकृत ना होने दें, मतलब ये जो भूमि है उसका रूप है, सुंदरता है, उसको खराब ना होने दे, ये है हमारा आवश्यक कर्तव्य। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, चौथा यहाँ पर लिखा है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो आपको यहाँ पर लिखना है लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वह निर्मूल है। मतलब आपको पैराग्राफ में से छांट के इन क्वेश्चन का आंसर देना है। एक आध ही क्वेश्चन होंगे मतलब जिनका आंसर आपको नहीं आता होगा, जैसे कि अर्थ पूछते हैं वो वाले, तो आप उन्हें पढ़कर जाना। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है पांचवा, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो यहाँ पर आपको लिखना है आंसर में, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। यहाँ पर आगे लिखा है, अगला क्वेश्चन है भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है। तो यहाँ पर आपको पहला ही मिल गया है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, देवों ने अनंत काल से भूमि का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का क्या परिणाम होगा। तो इसके आंसर में लिखना है आपको, भूमि के पार्थिव स्वरूप
के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, हमारी राष्ट्रीयता भी उतनी बलवती होगी, मतलब मजबूत होगी। अगला क्वेश्चन है 7वां, पार्थिव और अधोपांत शब्द का अर्थ। आपको यही क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप पैराग्राफ में ऐसे भी छांट कर लिख सकते हो, तो आप इन्हें पढ़कर जाना। यहाँ पर देखो, पार्थिव का अर्थ है पृथ्वी से उत्पन्न और पृथ्वी से ही संबंधित। जैसे कि हम पृथ्वी से ही उत्पन्न है, उसी से ही संबंधित है, मतलब उस पर ही उगा हुआ हम अन्न खाते हैं, अनाज खाते हैं। फिर अगला है अधोपांत, इसका अर्थ है आरंभ से लेकर अंत तक। ये आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये जो है हमने अभी तक पढ़ा है, ये हमारे 10 नंबर में आता है, मतलब एक व्याख्या 10 नंबर में आती है, तो हमने 10 नंबर लाख ये पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं दूसरे पैराग्राफ पर। दूसरा पैराग्राफ क्या है? यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ है, मैं आपको पहले क्वेश्चन बैंक में समझाऊंगी, फिर इसमें ये देखो, ये दूसरा पैराग्राफ है हमारा। तीसरा कहाँ गए? ये मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। मतलब जो धरती है, पृथ्वी है, उस पर निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं वो क्या है? जो हमारा राष्ट्र है उसका दूसरा अंग है। फिर है पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। जैसे कि अगर पृथ्वी हो और उस पर मनुष्य रहने वाले मनुष्य न हो तो जो राष्ट्र बनता है उसकी कल्पना असंभव है, मतलब वो नहीं बन सकता है। फिर है पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जैसे पृथ्वी है और जन, मतलब जितनी जनता है पृथ्वी पर निवास करने वाली, उसके ही समन्वय, मतलब उसके ही योगदान से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित है, मतलब बन सकता है। फिर जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जो जनसंख्या होती है, व्यक्ति होते हैं, उनके ही कारण जो हमारी भूमि है, धरती है, वो क्या करती है? मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अब यहाँ पर आपको देखो अर्थ कहाँ का पूछा है। ये देखो, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। यहाँ से लेकर यहीं तक पूछा है, तो आप इसका अर्थ लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखकर भी बताया है। मैंने आपको दोनों तरीके से, एक तरीके से समझा भी दिया है और दूसरे तरीके से लिखकर भी बता दिया है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, जो अच्छा लगे आपको। अब इसके संदर्भ में देखो, इसके संदर्भ तो आपको पूर्ववर्ती ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसका ये एक ही चैप्टर का लिया हुआ है। फिर अब इसकी व्याख्या देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या। जब तक किसी भूभाग पर निवास करने वाले मनुष्य भूमि को माता और खुद को उस भूमि का पुत्र, ये जो है ना, व्याख्या में बड़ा चढ़ाकर लिखना पड़ता है, मतलब उसमें अपनी तरफ से बड़ा चढ़ाकर लिख दो, लेकिन होना उसी से ही संबंधित चाहिए। फिर नहीं मानते, तब तक उनमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। जब हम देश को अपनी माता के रूप में अनुभव करने लगते हैं, तभी हमारे हृदय में ऐसे भाव जन्म लेते हैं जिनके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने की भावना हमारे मन में उत्पन्न होती है। ये छोटा सा ही है, क्योंकि इसमें छोटी सी लाइन का ही अर्थ पूछा है। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन भी आएंगे आपके पेपर में और व्याख्याएं भी आएंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ में से ही लिखना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, राष्ट्र की कल्पना मनुष्य के बिना असंभव है। फिर पृथ्वी और जन मिलकर क्या बनाते हैं? तो आपको यहाँ पर लिखना है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी पर जन का निवास होने पर, मतलब व्यक्तियों का निवास होने पर वह मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अब दूसरा है हमारा, तीसरा हमने पहला पढ़ा दिया, दूसरा भी पढ़ा दिया, ये तीसरा है। तीसरा पैराग्राफ क्या है? तो तीसरे पैराग्राफ में आपको पहले क्वेश्चन बैंक में भी दिखाऊंगी और इसमें भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखो, हमारा तीसरा है, मैंने आगे पीछे करके लिख दिए हैं। यहाँ पर दूसरा है, लेकिन हमने दूसरा तीसरे वाले को कर दिया। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ की ही पहचान करनी है और उसे अच्छे शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा है, धरती माता की कोख में
जो हमारी धरती है उसकी कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जो उसकी कोख में अमूल्य रत्न है जो भरे पड़े हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, मतलब वसुओं को धारण करने वाली वसुंधरा कहलाती है। उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। जो हमारी पृथ्वी है, जो जिसमें अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं, जिनके ही कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उसे कौन नहीं जानना चाहेगा। फिर है लाखों करोड़ों वर्षों से, जो लाखों करोड़ों साल हैं से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिलता रहा है। जो लाखों सालों वर्षों से जो अनेक प्रकार की धातु जैसे कि उनको पोषण मिलता रहा है, जैसे कि हम अन्न उगाते हैं, घास उगती है पृथ्वी में, पेड़ उगते हैं, उनको क्या मिला है, पोषण, मतलब उसको भोजन मिला है। फिर दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। जो दिन रात बहने वाली नदियां हैं, उन्होंने क्या किया है, पहाड़ों को पीस पीस कर जो अगणित प्रकार की मिट्टियों, मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, उनकी मिट्टियों से पृथ्वी की देह, मतलब पृथ्वी के स्ट्रक्चर, मतलब शरीर को सजाया है। आपको यहाँ से लेकर यहीं तक का ही अर्थ पूछा है, लेकिन मैं आपको पूरे का बताऊंगी। फिर हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। फिर है पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य प्रतीक बन जाते हैं। जैसे कि जो पृथ्वी है उसकी गोद में जैसे कि जड़ है, पत्थर है, जो कुशल शिल्पियों, मतलब जो बनाने वाले हैं, जैसे कि कलाकार लोग हैं, उन्होंने उसे संवारे जाने पर अत्यंत और भी सुंदर बना दिया है। फिर है नाना भांति के अनगढ़ नगबंध की नदियों के प्रभाव में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। मतलब उसके जो घाट हैं उससे नई क्या उठती है, शोभा और सुंदरता फूट उठती है। यहाँ पर आगे है, वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा में कितना भाग रहा है, एतब में उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। मतलब उन सब के बारे में हमें जानना भी आवश्यक है। अब चलते हैं इसके अर्थ पर। इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है धरती माता की कोख में, फिर लास्ट में डॉट डॉट करके लिखा है देह को सजाया है। ये आपको प्रसंग में लिखना है। संदर्भ हमारा पूर्ववर्ती रहेगा। देखो आपको इसका अर्थ भी पता रहेगा, लेकिन आपको चैप्टर पहचानना पड़ेगा कि किसने लिखा है और कौन इसके लेखक है। बाकी सब आप पैराग्राफ में से भी देखकर लिख सकते हो अपनी तरफ से बनाकर, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको और आसान भाषा में लिखकर बताया है। अब इसके संदर्भ में लिखना है आपको। संदर्भ तो पूर्ववत ही रहेगा। अब इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या में देखो, यहाँ पर लिखना है आपको, लेखक ने कहा है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, लेखक कहते हैं कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों की वजह से, यहाँ पर लिखा है, इन्हीं रत्नों के कारण, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखो, इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का नाम वसुंधरा भी है। मतलब जो धातु, मतलब वसुओं को धारण करने वाली, या फिर उनके अंदर धातु जो रहती है ना, या फिर रत्नों को धारण करने वाली वसुंधरा भी कहलाती है। फिर बहुमूल्य रत्न धातुएं व खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुओं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छुपाए रखती है, मतलब अपने हृदय में छुपाए रहती है, से हमारा प्रगाढ़ परिचय होना ही चाहिए। मतलब उससे हमारा परिचय होना जरूरी है। अब इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके क्वेश्चन क्या क्या है। यहाँ पर इसका क्वेश्चन है, दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो आप इसके आंसर में लिखना है, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को
सजाया है। अब यहाँ पर मैंने आपको चौथा क्वेश्चन नहीं लिखा है, सो मैं आपको क्वेश्चन बैंक में बता दूंगी। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, आप क्वेश्चन बैंक में देखो, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये तो हमने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसी सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, इसके आंसर में मैंने क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखो, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के सजाए जाने पर अत्यंत सौंदर्य और प्रतीक बन जाते हैं। ये हो गया हमारा प्रतीक बन जाते हैं, ये वाला। अगला हमारा पांचवा, लेखक ने हमें किनके योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है। तो आपको यहाँ पर लिखना है, मैंने लिखकर भी बताया है। ये देखो, लेखक ने हमें छोटे छोटे पत्थरों के योगदान के बारे में बताते हुए उन अमूल्य निधियों से परिचित होने की प्रेरणा दी है। जो निधियां हैं उसमें पृथ्वी है हमारी, उनसे परिचित होने की क्या दी है, प्रेरणा दी है। अगला क्वेश्चन है, अमूल्य निधियां कहाँ भरी पड़ी है। ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अमूल्य निधियां धरती माता की कोख में भरी हुई है। ये मैंने लिखा भी है, अमूल्य निधियां धरती माता की कोख में भरी है। ये हो गया हमारा तीसरा पैराग्राफ। अब इसके हमारे 3 पैराग्राफ और रह गए हैं, मतलब जो हमारा चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, इसके 3 पैराग्राफ और रह गए हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने आपको 3 इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे और 3 अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और आप यहाँ पर देखो 5 इसके मान लो, 5 मार्क्स इसके मान लो और दूसरी वीडियो के 5 मान लो। अगर इसमें से एक भी फंस गया तो आपके पूरे 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। देखो पेपर में ज्यादातर शुरू के ही चैप्टर्स आते हैं और इनमें से आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड ही पढ़ाऊंगी, मतलब ज्यादा की बकवास नहीं, सिर्फ इन्हें ही पढ़ाऊंगी। तो आपके ये समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, जिसमें कि हमने आपको राष्ट्र के स्वरूप के बारे में बताया है। मैंने देखो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही पैराग्राफ बताए हैं, मतलब वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने आपको 3 ही बताए हैं। देखो ज्यादा लंबी वीडियो होती है तो वो ज्यादा MB में पड़ती है, जो छोटी होती है वो जल्दी पड़ जाती है, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे करके, मतलब छोटी छोटी वीडियोस में आपके सारे चैप्टर कवर करवा दूंगी। मतलब एक चैप्टर की 2 वीडियो डालूंगी, मतलब पहले आधी वीडियो, मतलब आधे पैराग्राफ इसमें और आधे पैराग्राफ उसमें। तो इस चैप्टर में हमारे 6 पैराग्राफ हैं, तो मैंने आपको इसमें 3 पैराग्राफ इस वीडियो में बता दिए हैं। बाकी जो हमारे 3 रह जाएंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगी। मैं आपको इसके थंबनेल पर लिखकर बताऊंगी, राष्ट्र का स्वरूप का पार्ट 1 और दूसरा डालेंगे पार्ट 2। फिर आपका ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो मैं आपको पढ़ाऊंगी सिर्फ 3 ही चैप्टर पढ़ाऊंगी, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और आप इसे कंप्लीटली लिखते चलना और अच्छे से तैयार करते चलना। और आप हमारे YouTube चैनल पर ऐसे ही बने रहना, जिससे कि हमारी जो अगली वीडियो है वो आपके पास जरूर पहुंचे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।